हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो फिल्म लेकर हाजिर हुई हूँ, उस फिल्म का नाम है आपकी कसम। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोचेंगे कि इस मूवी को मैं क्यों आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ऐसा इस मूवी में क्या था। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में एक रियलिटी दिखाई गई है कि पति पत्नी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, और जो शक होता है, जो शंका होती है, वो किस तरीके से पति पत्नी के सपनों के महल को जलाकर खाक कर देती है। कहते हैं ना, शंका जलाए सोने की लंका। यानी कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शंका जो है वो मानसिक लकवा है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी से छोटी शंका एक टाइम बाद इतना बड़ा स्वरूप ले लेती है कि आपकी बसी बसाई खुशहाल जिंदगी में भूकंप लेकर आ जाती है। और खास तौर पे अगर वो रिश्ता पति पत्नी का हो तो बहुत ही ज्यादा मामला बिगड़ जाता है। और ये कहानी उस दौर की है, 1974 के दौर की है, जहां पर शक हो ना हो, कैसा भी हो, पहले के ज़माने में पति पत्नी तलाक लेने के वक़्त जो है, मतलब तलाक शब्द को अपनी ज़बान पर लाना भी बहुत बड़ा पाप समझते थे। तो उस दौर की ये एक अपने तरीके से एक बोल्ड फ़िल्म कही जाती है, क्योंकि इस फ़िल्म में थे राजेश खन्ना और मुमताज़। जिसमें कहानी कुछ यूँ होती है कि 2 पति पत्नी, मतलब एक पति होता है और एक पत्नी होती है, और अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन पति को होता है अपनी पत्नी के चरित्र पर शक कि मेरी पत्नी का मेरे दोस्त यानी कि संजीव कुमार के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और मेरा दोस्त भी मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है। और उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है, मुमताज और राजेश खन्ना साहब का तलाक हो जाता है, और फिर जो मुमताज़ है वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो मुमताज़ के पिता जो हैं उनकी दूसरी शादी करवा देते हैं। तो आप सोचिए, उस ज़माने में एक ऐसी औरत जो अपनी पहली शादी से गर्भवती है, उसे बच्चा है, और उसके बाद भी उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए जो उससे शादी कर ले, उसे उस बच्ची के साथ अपनाए, और यहाँ तक कि जब वो बच्ची बड़ी हो जाए और उसके बाद वो जो सौतेला बाप है वो ये चाहे कि उस बच्ची की शादी में उसका सगा बाप भी अगर मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात होगी। मतलब वो एक ज़माना हुआ करता था, और ऐसे लोग भी उस ज़माने में एग्ज़िस्ट हुआ करते थे। आज बोलो कि मतलब आप अपनी किसी औरत की शादी, मतलब कोई तलाकशुदा औरत हो और उसका बच्चा हो, उसकी शादी होकर दिखा दो तो बड़ी बात है। और अगर शादी हो जाए तो फिर बच्चे के साथ जो तकलीफें होती हैं सेकंड मैरिज में, उससे आप एक तरीके से, आपको पता ही है कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और दूसरे सौतेले पिता या सौतेली माँ अगर आपको अच्छी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चे का भी अपने सौतेली माँ और सौतेले पिता के साथ में एक अच्छा व्यवहार आज की तारीख में निभ जाए तो क्या कहने। लेकिन ये सारी बातें उस ज़माने तक थी, और आज के ज़माने में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। आजकल की तो जो समझदार औरतें होती हैं वो कहती है कि नहीं भई, हमारी पहली शादी से बच्चा है और दोबारा शादी हमें करनी नहीं है। ये हमारे लिए भी सही नहीं है और हमारे बच्चे के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि पहली शादी में जितना समझौता किया उससे ज़्यादा दूसरी शादी में समझौता करना पड़ेगा, और हमारे बच्चे के लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी वजह से जो है, कुछ औरतें आज भी, मतलब पहले की औरतें शादी करती नहीं थी, लेकिन इस फ़िल्म में मुमताज़ की दूसरी शादी करवा इसीलिए भी जाती है क्योंकि शायद फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुमताज़ और राजेश खन्ना ने इस फ़िल्म में शादी की होती है, क्योंकि लड़का जो है कुछ ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होता है, लेकिन इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा होता है। फिर शादी के बाद धीरे-धीरे किस्मत बदलती है,
और फिर हालात जो है वो बदलते हैं, लेकिन हालात के साथ साथ इंसान की जो अपनी औरत को देखने का जो नज़रिया है वो भी बदलता है। क्योंकि ठीक है, दो लोगों को प्यार होता है, परिवार के खिलाफ जाकर शादी भी हो जाती है, लेकिन वही वाली बात है कि प्यार मोहब्बत की भी एक आप कह सकते हो ना, एक एक्सपायरी डेट होती है। और जब एक शख्स को, पति पत्नी में से किसी एक को अगर ये महसूस होने लगे कि मेरा पार्टनर मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, और कुछ टुच्ची टुच्ची संकेत मिलने पर ही वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले ले, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और फिर क्या होता है कि पहले के ज़माने की औरतें, अगर उनकी इतनी सुनी भी नहीं जाती थी, अगर वो अपने लिए स्टैंड भी लें, अपने पति को कन्विंस करें, तो भी उनके पति उनकी सुनते नहीं थे। इवन उनके जो फैमिली होती है लड़की की, अब वो जो है सर झुकाकर वापस आ जाती है तब, तो कहीं न कहीं आँखों में शर्मिंदगी होती है। माँ-बाप भी उनको अच्छा खासा सुना रहे होते हैं कि देखा, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब भुगतो, अब बच्चा लेकर आ गई हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अब तुम्हारा क्या होगा? तो अब जो हम तुमसे कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो एक ये भी हालत हो जाती है। दूसरा, कुछ औरतें अपना कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने का जो है वो खो देती है कि ठीक है भाई, अब अपनी मन की करके देख ली, तो चलो अब माँ-बाप के मन की करेंगे और हो सकता है शायद इसी में हमारी बेहतरी हो। तो यही डिसीजन मुमताज़ भी इस फ़िल्म में लेती है, और उसका हस्बैंड वाक़ई अच्छा होता है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है क्या होता है, राजेश खन्ना की डेथ हो जाती है। लेकिन जो राजेश खन्ना की हालत दिखाई गई है इस मूवी में, कि लिटरली वो एक सड़क के भिखारी की तरह उसकी हालत हो जाती है। क्योंकि जब उसको ये बातें पता चलती है कि मेरी पत्नी निर्दोष थी, पवित्र थी, और उसके बाद जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, फिर उसे ये पता लगता है कि मेरी पत्नी की तो दोबारा शादी हो चुकी है, तब उसकी ज़िंदगी, मतलब आप कह दो कि उस आदमी के साथ क्या होता है, खड़े-खड़े ही उसकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर भी भिखारी से भी बदतर राजेश खन्ना की हालत हो जाती है। मतलब पहचान में ही नहीं आता है कि जिसकी एक अच्छी-खासी गृहस्थी बस सकती थी, बसने वाली थी, जब आप अपनी ही बसी-बसाई हँसती-खेलती ज़िंदगी को खुद के हाथों से उजाड़ते हो, तो उसका क्या परिणाम निकलता है, यही इस मूवी का उद्देश्य था। और काफ़ी अच्छी पिक्चर है, मतलब आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। फैमिली के साथ नहीं, बट हस्बैंड वाइफ तो देख ही सकते हैं कि कैसे एक बेबुनियाद शक जो है एक अच्छे खासे रिश्ते की नींव तक हिलाकर रख देता है। और ऐसे में बहुत तकलीफ होती है। और जो उस टाइम पर तो खैर लोगों को इतना मेंटल हेल्थ का कुछ अवेयरनेस थी ही नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, आदमी भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट आदमियों का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पहले के ज़माने में होता था। पहले के ज़माने के जो लड़के होते थे, मर्द होते थे, वो इतने सेंसिटिव नहीं होते थे। आजकल के लड़के थोड़े सेंसिटिव हैं, वो शायद औरतों से ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं, मतलब आ जाते हैं। लड़कियां आज की तारीख में थोड़ी हिम्मत वाली हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक नई दुनिया बनाने को आज की तारीख में लड़कियां जो हैं काबिल हैं कि नहीं यार, हम करेंगी, हम क्यों मरे, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है तो ठीक है, लेकिन कुछ मैंने लड़के भी देखे हैं जो काफ़ी सफ़र करते हैं, काफ़ी ज़माने की बातें, बहुत कुछ सहते हैं। तो अब थोड़ा-सा ज़माना थोड़ा-सा पलट गया है, लेकिन उस टाइम पर जो औरतें होती थी, वो इमोशनली, फाइनेंशियली, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से फिर बहुत उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन अब औरतें कमाती हैं, काम करती हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा-सा अगर उनके ऊपर एक कठिन वक़्त आता है, तो उससे निकल जाती हैं। क्योंकि जब आप घर से बाहर कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए भी निकलते हो, या एक वॉक करने के लिए या आप घर से बाहर निकलते हो, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप लोगों को देखते हो, थोड़ा-सा एक लाइफ में एक हल्की-सी एक वैरायटी आ जाती है। और जो औरतें बिज़नेस करती हैं, जॉब करती हैं,
तो जब वो आती जाती हैं तो उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो कहीं न कहीं कुछ वक़्त के लिए वो भूल जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भई घर से बाहर निकलो, थोड़ा सोशल हो। इस वजह से भी आजकल थोड़ा-सा सोशलाइज़िंग को अब ज़्यादा प्रेफ़रेंस देने लगे हैं, क्योंकि वैसे ही जब से सोशल मीडिया आया है, मोबाइल आया है, लोग अब कम मिलते-जुलते हैं एक-दूसरे से। लेकिन अब जो है मिलना-जुलना, अब लोगों को ज़्यादा ये कहा जाता है कि मिलो-जुलो, बात करो, थोड़ा-सा आपका दिमाग खुलेगा। पहले ज़्यादा सोशल होने को लोग मना करते थे, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं। अब सोशल मीडिया जब से आया है तब उल्टा हो गया है कि नहीं-नहीं सोशल हो, बात करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ शेयर करो, दूसरे की सुनो तो आपकी ग्रोथ होती है। तो ये थोड़ा-सा औरतों के लिए हेल्पिंग होता है कि बाहर निकल कर उनका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती, जॉब नहीं करती हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में काफ़ी चली जाती हैं। और मैंने तो डिप्रेशन के एक पेशेंट को अपनी आँखों के सामने देखा है जो बहुत ही क्रोनिक स्टेज पर थी, और लिटरली वो बैठी है तो बैठी है, इतने लोग उसके आस-पास हँस बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपनी ही ज़ोन में है, ना उसे हँसी आ रही है, एकदम ब्लैंक है, चल रही है तो उसको ये तक नहीं पता कि आगे जाकर सीढ़ी है। मतलब चुप तो एकदम से चुप, मतलब वो कहने को एक सामने एक इंसान बैठा है, लेकिन आपको एक टाइम बाद ये फ़ील होने लगेगा कि ये इंसान है या कोई मूर्ति बैठी है। जैसे मूर्ति होती है ना एकदम से, या कोई डॉल कह लो, कोई बेजान चीज़ कह लो, कोई वेजिटेबल कह लो। तो ऐसी भी क्रोनिक सिचुएशन मैंने देखी है, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, दवाइयाँ खाकर सो जाते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये पहले भी मैंने ये बात कही थी। तो ये बात होती है। अब ये चीज़ें पहले के मर्दों में तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को आती थी, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते थे, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फैमिली इश्यू चल रहा हो, लेकिन वो बाहर निकल जाते थे तो फ्रेश हो जाते थे। अब क्या है, अब लड़के भी उनका भी अब ये हो गया है, क्योंकि लड़के अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, उनको भी बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर उनकी कोई फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाए। पहले ये चीज़ लड़कियों को हुआ करती थी, अब ये चीज़ लड़कों को हुआ करती है। बट हाँ, ये अपनी-अपनी एक अपब्रिंगिंग भी होती है। मैंने कई ऐसे लड़के देखे हैं जिनके मतलब 2-2 तलाक होने के बावजूद भी क्या गज़ब का उनका कॉन्फिडेंस है, वो पब्लिक में बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं। इनफैक्ट पहली जो उनकी शादी के दूसरे-तीसरे दिन ही उनकी अपनी बीवी के साथ फट्टा डल जाता है, और उसके बावजूद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नॉर्मल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट साइड की भी एक अपब्रिंगिंग होती है कि भाई तुम ऐसे मिलो जैसे तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर मैं हूँ और शादी के दूसरे-तीसरे दिन ही मतलब मेरी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ पे भूचाल आ गया है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा किसी बाहर के इंसान से मिलते हुए, ख़ास तौर से उस इंसान से मिलते हुए, उस परिवार से मिलते हुए जो आपकी शादी में 3-4 दिन पहले ही आ चुका है। तो अब आप कैसे फ़ेस करते हो? एक आपका अंदर का गिल्ट, अंदर की शर्म, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको रोकता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लड़के भी देखे हैं, तो वही मुझे लगता है इसका क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है, माँओं को जाता है। अब हो सकता है उनकी शादी में कौन विलेन था, कौन विक्टिम था, वो तो ख़ैर एक अलग बात है, लेकिन फिर भी एक कॉन्शियसनेस होती है। बट उनकी माँएँ उनको कहती हैं कि नहीं भई, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वरना तुम पर लोग हावी हो जाएँगे। और कभी-कभी मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगती है, और ऐसे लोग ना मतलब मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो दुनिया की आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं। उनकी आँखों से डरते नहीं हैं कि यार ये हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं ये हमें सिम्पैथी तो नहीं दे रहा है। वो कॉन्शियस हो जाते हैं। वो आँखों में ही ना वो सवाल, वो बहुत सारी चीज़ें उनको दिखने लगती है ना, तो वो झिझक आती है। लेकिन भाई पेरेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा ऐसे बिहेव करो
कि कोई तुमसे कुछ सवाल ही ना पूछे, बल्कि वो हैरान रह जाए कि भाई इसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है और ये एकदम से एकदम कूल, काम, कंपोज़्ड कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो ये तो भई अपनी-अपनी बात होती है, कैसे आप करते हो और अब क्या बोल सकती हूँ। मैंने तो किस्म-किस्म के लोग देखे हैं और पता नहीं आगे भी मुझे क्या देखना है। तो पता नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैंने देखा है मैं उसके माध्यम से कह रही हूँ। और ये फ़िल्म यूट्यूब पर अगर अवेलेबल होगी तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एक अच्छी फ़िल्म है, डिसेंट फ़िल्म है, मतलब आप देख सकते हैं। जे ओम प्रकाश साहब ने बहुत अच्छे से इसे बनाया है। अगर आप जे ओम प्रकाश साहब के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि ऋतिक रोशन के वो नाना लगते हैं। हालाँकि जे ओम प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं हैं, काफ़ी साल पहले वो दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी एक और फ़िल्म का मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पर और मुझे एग्ज़ैक्टली पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने करी हुई है। शायद 1 या 2 फ़िल्में तो हैं उनके बारे में, तो इसीलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बात करूँ। और इस फ़िल्म के लिए जो है कोई अवार्ड तो नहीं मिला, इस फ़िल्म को कोई अवार्ड तो नहीं मिला। हाँ, एक नॉमिनेशन ज़रूर मिला था फ़िल्म फेयर की कैटेगरी में, शायद म्यूज़िक के लिए किसी के लिए तो मिला है। बट ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, एक तरीके से राजेश खन्ना साहब का बेस्ट परफ़ॉर्मेंस मुझे इस फ़िल्म में देखने को मिलता है। ये परफ़ॉर्मेंस क्योंकि काफ़ी अलग है, क्योंकि और फ़िल्मों में तो राजेश खन्ना की पर्सनैलिटी कुछ अलग तरीके से दिखाई है, लेकिन ये जो रोल है, ये काफ़ी इंटेंस रोल था कि एक आदमी जब अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह कर देता है, तो उसकी खुद की ज़िंदगी भी खुशहाल नहीं रहती है। वो गिल्ट उसको जीने नहीं देता और एंड में फिर वो अपनी पत्नी से जाकर माफ़ी माँगता है और फिर उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब वो क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये सारी बातें आपको जाननी है तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी। मैंने अब बहुत समय पहले ये फ़िल्म देखी थी, पर मुझे अच्छी लगी थी। हालाँकि आज मुझे इसकी डेप्थ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, लेकिन उस टाइम पर देखा-देखा कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं इस फ़िल्म को समझती हूँ, देखती हूँ, वो मेरा नज़रिया आप लोगों को मैंने बताया है। और मुमताज़ जी आजकल अपने इंटरव्यूज़ की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहती हैं। हालाँकि काफ़ी समय पहले ही उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और अपनी निजी जीवन में उन्होंने ध्यान लगाया, शादी की, 2 बच्चे हुए और उनकी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटी की शादी जो है फ़रदीन खान के साथ हुई थी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अब उनकी बेटी और फ़रदीन खान के रिश्तों में काफ़ी खटास आ चुकी है। ऑफ़िशियल डिवोर्स हुआ है, नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो साथ तो नहीं हैं। और फ़रदीन खान ने भी एक टाइम पर बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था, लेकिन अब वो वापस से बैक इन शेप आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ 1999 में फ़रदीन खान का एक तरीके से लॉन्च हुआ था, जिसके लिए उनको फ़िल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला था और वो फ़िल्म थी प्रेम अगन, जो कि पिक्चर तो बहुत ही अडल्ट टाइप की थी, जो उसकी हीरोइन तक कहाँ है मुझे नहीं पता। कुछ 1-2 फ़िल्मों में वो ज़रूर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। फ़रदीन का भी आपको पता ही है करियर कैसा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़रदीन मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को इतना सीरियसली लिया नहीं। नो एंट्री फ़िल्म में फ़रदीन का काम थोड़ा अच्छा था, कॉमेडी रोल था, लेकिन उसके अलावा मुझे फ़रदीन का कोई ऐसा रोल ऐसा मुझे याद नहीं है, जिसको मैं आज भी याद करती हूँ, सिवाय नो एंट्री के। तो अब वापस से वो बॉलीवुड में अपनी री एंट्री ले रहे हैं और उनके 2 बच्चे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फ़रदीन और उसकी शादी जो नताशा थी शायद उनकी पत्नी का नाम, जो मुमताज़ की बेटी हैं, तो उनके साथ उनकी शादी हुई थी और शादी की तस्वीरें मैगज़ीन्स में छपी थी और उस टाइम पर ये इंस्टाग्राम वग़ैरह तो होता नहीं था, तो हमें
एक्सक्लूसिव जो फोटोग्राफ्स वगैरह होती थी वो हमें ऐसी फिल्म फेयर मैगजीन से ही मिलती थी। फिल्म फेयर कह लो या जो मूवी से रिलेटेड होती थी उन फिल्मों की मैगजीन्स में तस्वीरें दिखती थी, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कौन कौन आया, शादी कैसे हुई, कितनी लोग थे, कैसे थे। तो उन चंद तस्वीरों को देखकर हमें सुकून आ जाता था और हम खुश हो जाते थे। अब तो खैर इंस्टाग्राम हमारे पास है और किसका क्या, खोलो अकाउंट और उसके बाद देखना शुरू करो, तस्वीरें ही तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन पहले इन चंद तस्वीरों के लिए हम लोग वेट करते थे कि कोई फिल्म मैगजीन आएगी। एक स्टारडस्ट हुआ करती थी, फिल्म फेयर हुआ करती थी और टेलीविजन के लिए शो टाइम मैगजीन हुआ करती थी, ग्रेट मैगजीन भी आया करती थी। तो हम लोग वो सब देखते थे। बाकी जो गृहिणियों के लिए गृह शोभा, सरिता, गृह लक्ष्मी ऐसी नाम की मैगजीन्स आया करती थी जो हमारी मम्मियाँ पढ़ा करती थी। उसमें से कभी वो कोई निटिंग की कोई चीज़ें देख रही हैं तो कभी उससे कोई रेसिपी देख रही हैं तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर पढ़ रही हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ा करती थी। तो हम लोग तो भाई ऐसे ज़माने से निकले हुए हैं तो हमें तो पता है। तो मैंने फरदीन खान की भी शादी होते हुए देखी है, मैगजीन में उनकी भी तस्वीरें छपी थी। और ठीक है, अब समय समय की बात होती है और ठीक है, अब क्या रीज़न रहा क्यों शादी टूटी पता नहीं। लेकिन मुमताज़ जी काफ़ी मतलब एक तरीके से अपने गुजरे हुए ज़माने को याद करती हैं और काफ़ी फ्रैंक, काफ़ी बिंदास और काफ़ी उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन रहा है। और पहले उनका जो करियर था वो कोई खासी बड़ी फिल्मों से नहीं था। और उनकी एक बहन भी हैं जो वो भी फिल्मों में काम करती थी, लेकिन फिर उसके बाद दारा सिंह जी के भाई के साथ उनकी शादी हो गई, कुछ ऐसे ही मैंने सुना था। और एक तरीके से मुमताज़ ज़्यादा कामयाब रहीं, हालांकि मुमताज़ की जो स्टार्टिंग की फिल्में थी वो काफ़ी लो बजट की थी। ये आप कह सकते हैं टार्ज़न वार्ज़न टाइप की, दारा सिंह जी के साथ उनकी कुछ फ़िल्में आती थी। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे उनका करियर जो है वो आगे बढ़ने लगा, वो डांस करने लगी, कुछ उनके स्पेशल आइटम नंबर्स काफ़ी पॉपुलर हुए। और फरदीन खान के जो पिता थे, आई थिंक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। फरदीन खान के फादर का क्या नाम है? उनके भाई का नाम तो संजय खान है जो सुजैन के फादर हैं। अरे यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सो सॉरी। थे ना एक नाम मुझे यार, बहुत ही फेमस थे वो। उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, जिनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और हाँ वही थे। मुझे आई एम वेरी सॉरी, मुझे अभी इस टाइम पर नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि फ्लो फ्लो में मैं उनके फादर के ऊपर भी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनकी और मुमताज़ जी की बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और फिर वो दोस्ती आगे जाकर रिश्तेदारी में बदली। और फिर उसके बाद जो है शादी हुई। फिर उनकी भी डेथ हो गई, फरदीन खान के फादर की। देखो मुझे अभी भी नाम याद नहीं आ रहा है यार, क्या नाम है मतलब, फिरोज, हाँ फिरोज खान, फिरोज खान साहब, हाँ फिरोज खान, फिरोज खान ही है ना। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, फिरोज खान, यस फिरोज खान जी अपने ज़माने के बहुत ही स्टाइलिश एक्टर हुआ करते थे और उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, डायरेक्टर भी थे और काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई थी। अपने बेटे को लेकर भी उन्होंने फिल्में बनाई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और फरदीन का भी जो करियर है वो ठीक ठाक ही रहा है। और बस आप क्या कह सकते हैं कि फिर उसके बाद तो फिरोज खान साहब की डेथ हो गई और फिर धीरे धीरे फिर फरदीन का भी करियर एकदम से
डाउन हो गया, फिर वो गायब हो गए, फिर उनकी तस्वीर आई कि काफी उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है, लेकिन अब वापस से वो अब बैक इन शेप है और शायद अब वो फिल्मों में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ काम करने लगे हैं, तो अच्छी बात है। अभी 8 मार्च को उनका जन्मदिन भी था, तो उन्होंने पोस्ट वगैरह लगाई हुई थी और अब वो सोशल अपनी गैदरिंग करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पेपराजी उनको जो है शूट भी करते हैं। और शायद फरदीन खान की जो सिस्टर है, उनकी शादी पूजा बेदी के एक्स हस्बैंड से भी हो रखी है। यानी कि किसी ना किसी का किसी के साथ तो टांका अटका ही हुआ है, आप कह सकते हैं। और मुमताज जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी कई फिल्में मैंने देख रखी हैं और मेरी माँ को मुमताज जी बहुत पसंद रही हैं। उनकी मतलब एक तरीके से अगर मैं मुमताज जी को जान पाई हूँ तो अपनी माँ की बदौलत जान पाई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं और मेरी माँ एक वक्त पे पुरानी फिल्में बैठकर देखा करते थे, तो मुमताज जी की भी फिल्में मैंने उन्हीं के साथ बैठकर देखी हुई हैं और अच्छी मुझे लगती थी, काफी स्मार्ट। और आप लोगों ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी। और उनकी एक और फ़िल्म थी जिसके लिए शायद उन्हें अवार्ड भी मिला था, और वो थी, नहीं वो तो संजीव कुमार साहब को मिला था अवार्ड, लेकिन उसमें मुमताज़ जी का भी काम बहुत अच्छा था। वो शायद खिलौना मूवी थी, जिसमें वो मेंटली चैलेंज संजीव कुमार बनते हैं। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मुमताज़ जी रहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी दी और फिर वो जो हैं सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने सलीम की गली चली गईं, यानी कि शादी कर ली। और उनकी और राजेश खन्ना जी की जोड़ी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सुपर हिट जोड़ी थी और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और जब राजेश खन्ना जी का निधन हुआ था, तब मुमताज़ जी को बड़ा ही दुख हुआ था और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुंची थी, क्योंकि इन्होंने साथ में इतनी अच्छी बेहतरीन फ़िल्में दी हैं और ये आपकी कसम मूवी भी उनमें से एक है। और इस फ़िल्म के गाने जो जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। स्पेशली जब होली पर तो इस गाने को काफ़ी बजाया जाता है और आज भी जो आज का यूथ है, वो भी कहीं न कहीं इस गाने से अछूता नहीं है। उन्होंने भी शायद ये गाना कहीं न कहीं सुना होगा, शायद किसी रीमिक्स में ही सुना हो। तो आज भी ये गाने, इस फ़िल्म के गाने सुने जाते हैं और बहुत ही डेप्थ में ये गाने बनाए गए हैं आर डी बर्मन द्वारा। और आनंद बख्शी साहब के जो बोल हैं, वो हमेशा मतलब आप कह सकते हैं कि 74 में ये मूवी आई थी, आज सन 2026 है। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो वाकई इस बात सच है। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि पहले के गानों में बड़ी डेप्थ हुआ करती थी, बहुत अच्छी उसमें मीनिंग्स हुआ करते थे। अब तो आपको पता ही है, इवन 90s के भी गाने जो सैड सॉन्ग बनते थे, वो भी काफ़ी अच्छे बनते थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में तो अब मैं क्या वही रोना दोबारा रोऊँ। लेकिन आप इस फ़िल्म को देखिए और अच्छी फ़िल्म है। और उन पलों को याद कीजिए जब राजेश खन्ना जी और मुमताज़ जी की फ़िल्में आती थी और कैसे चला करती थी। अगर आप भी इन दोनों की जोड़ी के फैन्स हैं और अभी तक आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है, तो मैं तो कहूँगी ये फ़िल्म देखिए और इस फ़िल्म से सीखिए। रियलिटी बताई गई है और मैं इस फ़िल्म के बारे में बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, बट मैं भूल जाती थी। कोई ना कोई टॉपिक आ जाता था तो मैं उस पे इन्वॉल्व हो जाती थी, या कोई वेब सीरीज़ पर मैं बात कर लेती थी, तो ये पीछे हो जाता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस फ़िल्म के बारे में बात करना ज़रूरी समझा और मुझे अच्छी लगी। ये फ़िल्म मुझे अच्छी लगती है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे सही लगता है कि वाक़ई जो शक होता है, चाहे पत्नी की तरफ से हो, चाहे पति की तरफ से हो, बेबुनियाद शक तो मतलब शादी को तबाही कर देता है। तो आप इस फ़िल्म से ये काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पहले की फ़िल्मों में एक अच्छे मैसेज होते थे और इसी मैसेज के साथ ये फ़िल्म बनी
और शायद इस फ़िल्म को और भी हिट होना चाहिए था उस टाइम पर, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद इसकी एंडिंग इतनी ट्रेजिक थी तो इस वजह से भी शायद, आई डोंट नो। मैंने जब इसके बारे में, मूवी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सेमी हिट थी। अब अगर आपको कुछ पता है तो आप भी मेरे साथ ज़रूर ये बताइएगा कि आपने ये फ़िल्म अभी तक नहीं देखी है तो कैसी रहेगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं, आप लोगों ने अभी-अभी विज़िट किया है, आपको मेरा चैनल सही लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी और के साथ अगर आपको, अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड के साथ अगर आपको इसे शेयर करने का मन करेगा तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए तरोताज़ा वीडियो के साथ, पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर कोई भूल-चूक हो गई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे अ, शायद मेरे पास ना हो, आपके पास हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर कोई बात मैं बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भई मैं भी सीख रही हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता है, सब नॉलेज है, मैं भी सीख रही हूँ, हो सकता है कुछ चूक मेरे से भी हो सकती है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हम डेप्थ क्वीन को थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं तो इसको बुरा लगेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे और ज़्यादा जो है एक बेहतर इंसान बता रहे हो, और अगर वो चीज़ मेरे बस में है तो मैं उसमें काम क्यों ना करूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, और अच्छी पिक्चर है, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ को तो ये फ़िल्म देखनी ही देखनी चाहिए कि कैसे, मतलब पति-पत्नी दोनों के हाथ में होता है, अपनी गृहस्थी वो किस तरीके से सँभालते हैं, उजाड़ते हैं, ये उनके हाथ में होता है। और बस यही चीज़ इस फ़िल्म में दिखाई गई है। और पहले के ज़माने में रीमेक्स भी बना करती थी, लेकिन अच्छे तरीके से बना करती थी, उसमें अपना भी एलिमेंट डाला करता था। जैसे कि मैं पहले ही कहती हूँ कि नक्कल भी अक्कल से पहले लोग करते थे। भले ही ये साउथ की हिंदी रीमेक थी, लेकिन इसमें जो एक टच डाला गया है, वो काफ़ी टचिंग है। और राजेश खन्ना साहब का जो एवरग्रीन मैजिक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और मुमताज़ जी की खूबसूरती, उनकी बोल्ड एक्टिंग, उनकी नेचुरल एक्टिंग, ये सब चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। तो बहुत बुरा लगता है उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जिनके पार्टनर्स उनको शक की, बेबुनियाद शक की वजह से छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसी भी शादियाँ होती हैं जो बच जाती हैं, क्योंकि गलतफ़हमियाँ राइट टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शादियाँ होती हैं जो गलतफ़हमी के चक्कर में टूट जाती हैं, और बहुत बाद में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो बस यही मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेबुनियाद शक ना करें, अपने पार्टनर पर शादी की है तो विश्वास तो रखिए। और अगर कोई आपको लगे तो साफ-साफ बात पूछ लीजिए। दिल में रख कर इधर-उधर दिमाग दौड़ाने से अच्छा है कि बी वोकल विद ईच अदर, अपने खुलकर एक-दूसरे से बात करें। पति को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है तो पत्नी से खुल के बात करे, और पत्नी को है तो पति से खुल के बात करे। बेबुनियाद शक करके, इल्ज़ामात लगाकर अपनी बसी-बसाई खूबसूरत गृहस्थी में आग ना लगाएँ। बस यही मेरा उद्देश्य है, और मैं भी पर्सनली इसी में ही बिलीव करती हूँ, और इसीलिए मैं इस मूवी को रिकमेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोग देखें। और जिन-जिन कपल्स के बीच में एग्ज़ैक्टली ऐसी सिचुएशन चल रही है, वो इससे कुछ सीखें। और अगर जो लोग वाक़ई अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ? फिर तो मैं कोई और फ़िल्म लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि भई चीटिंग करने के क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, फिर मैं वो फ़िल्म लेकर आऊँगी। पर अभी तो मैं ये फ़िल्म लेकर आई हूँ, जिसमें एक बेबुनियाद शक की वजह से एक बसा-बसाया घर कैसे ख़त्म हो जाता है, लिटरली बर्बाद हो जाता है। तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। तो अब मैं बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी, अब मैं इस वीडियो को बंद करूँगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।